Good morning, students. Today we are going to start our history, and the chapter is the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. That is, यूरोप में नेशनलिज्म का या राइज, नेशनलिज्म का राइज कहाँ यूरोप में हुआ एंड कैसे. लेट्स स्टार्ट. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इन 1848 Frederick Sariou, a French artist. In 1848, Frederick Sariou, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. किसे? 1848 Frederick Sariou, a French artist थे. मीन्स Frederick Sariou एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. प्रिपेयर अ सीरीज, उन्होंने एक सीरीज प्रिपेयर की थी. सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग, मीन्स कि उस सीरीज में 4 प्रिंट्स थे. मतलब एक उन्होंने सीरीज बनाई जिसमें 4 प्रिंट्स थे. और visualizing his dreams of a world made up of democratic and social republic, as he called them. Means कि इनमें Frederick Sariou का एक ड्रीम वर्ल्ड था जो उन्होंने अपने ड्रीम वर्ल्ड में देखा था, जैसे वो अपनी कंट्री को चाहते थे. और उनके वर्ड्स में द वर्ल्ड मेड अप ऑफ, वो वर्ल्ड कैसे बना हुआ था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एज ही कॉल्ड देम. और ये उनको क्या कहते थे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एज ही कॉल्ड देम. That 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने मीन्स की 4 प्रिंट्स बनाए थे. सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स उन्होंने बनाया था. और उन्होंने क्या किया? सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए. और इनमें उसने सपनों का, जो उसने सीरीज बनाई थी, जो 4 फोटोज बनाए थे, जिस 4 फोटोज की जो सीरीज थी, उसमें उन्होंने क्या, इसमें उन्होंने अपने सपनों का वर्ल्ड, और उस जो पिक्चर थी उसमें उन्होंने अपने सपनों का वर्ल्ड बनाया था. दैट इज, और वो जो सपनों का वर्ल्ड था वो कुछ वर्ड से बना था. दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. जो सपनों का वर्ल्ड था वो वर्ड से बना था. दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एज ही कॉल्ड देम. वो इनको इसी से उन्होंने बनाया था, से मिलकर बना हुआ है. मीन्स कि जो उनका सपना था, 4 पिक्चर्स थी उनके सपनों में, मतलब 4 पिक्चर्स की सीरीज थी. और जो वो सीरीज थी, वहीं पे वो जो वर्ड से जो सीरीज थी, वो इनमें उस सीरीज में उन्होंने अपने सपनों की, मीन्स कि अपने ड्रीम वर्ल्ड को बनाया था. उस सीरीज में उन्होंने अपने ड्रीम वर्ल्ड को बनाया था. दैट इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. और उन्होंने वो ड्रीम वर्ल्ड को क्या कहते थे? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज, जब फर्स्ट प्रिंट हुआ तो द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it.
मीन्स कि जो इन्होंने सीरीज़ बनाई थी 4 फोटोज़ की, जो फर्स्ट सीरीज़ थी उनकी प्रिंट की, फर्स्ट प्रिंट था उनकी फर्स्ट पिक्चर की जो सीरीज़ थी, दैट इज शोज द पीपल। उसमें हम कुछ पीपल को दिखा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के, दैट इज वो लोग मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस हम शो कर रहे हैं, एंड सोशल क्लासेस भी उनके शो कर रहे हैं, एंड मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन में हम मार्च कर रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। मीन्स कि हमने जो फर्स्ट सीरीज बनाया था यूरोप और अमेरिका का, जिसमें मैन एंड वुमेन सारी एजेस के थे, ऑल क्लासेस और सोशल क्लासेस के ग्रुप के उसमें सब थे, और ये लोग एक मार्च कर रहे थे लॉन्ग ट्रेन में, मतलब बड़ी बड़ी ट्रेन की तरह ये लोग मार्चिंग कर रहे थे, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एंड ऑफर कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, एंड लिबर्टी एज दे, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पासेस बाय इट। और जैसे ही वो लिबर्टी के पास से गुजरते थे तो वो उसकी क्या करने लगते थे, तारीफ करने लगते थे। एंड as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of right of the men in the other. Men in the other means, अगर आपको रिमेंबर है, एज यू वुड रिकॉल, अगर आप रिकॉल मतलब अगर आपको याद होगा, कि दैट इज आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको याद होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जितने भी आर्टिस्ट थे दैट personified liberty as a female figure, वो सब जितने भी आर्टिस्ट थे वो पर्सोनिफाइड कर रहे थे एक फीमेल के मीन्स के लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर को, ठीक है, पर्सोनिफाइड कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हमने पढ़ा था जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट वुमेन का मीन्स की फिजिकल रूप यू कैन फीमेल फिगर एक रेगोनाइज कर रहे थे, दैट इज, एंड हियर यू कैन रेगोनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और यहाँ आप एनलाइटमेंट का टॉर्च, यहाँ पे आप अपना जो एनलाइटमेंट है उसको उसकी टॉर्च को जला सकते हैं। यू कैन से कि आप अपने आप में जान सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है। एंड शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। मतलब यदि जो शी बियर्स इन वन हैंड, जो एनलाइटमेंट इस वुमेन के हैंड में है, जो एनलाइटमेंट इस वुमेन के हैंड में है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और जो दूसरा है, दूसरे में, और जो दूसरा पर्सन है वो मतलब हमारे राइट्स को, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन, मतलब कौन कौन से राइट्स हैं वो हमें बता रहा है, कौन कौन से राइट्स हैं वो हमें बता रहा है। एंड as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। ये personified, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो प्रिंट जो है वो personified liberty as a female figure का शो किया है, जो आपने पहले पढ़ा है।
एंड हियर यू कैन रेगोनाइज, यहाँ पे आप रेगोनाइज करेंगे फीमेल को जो टॉर्च लेके एनलाइटमेंट कर रही है। दैट इज शी बियर्स इन वन हैंड, उसने एक हाथ में टॉर्च जलाई हुई है जो कि एनलाइटमेंट मतलब कि सबको एजुकेशन बांट रही है, या एनलाइटमेंट मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना। एंड शी बियर्स इन वन हैंड, जो उसने अपने जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो क्या शो करता है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शो करता है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और जो राइट्स ऑफ मैन, और जो चार्टर है वो राइट्स ऑफ मैन, अदर साइड राइट्स ऑफ मैन के बारे में बता रहा है कि क्या क्या हमारे चार्टर मीन्स की एक घोषणा पत्र होता है जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या राइट्स ऑफ मैन है या राइट्स ऑफ पीपल क्या क्या है। ब्रिटिशर्स में अगर आपने 8th में आई थिंक पढ़ा होगा तो दैट इज द एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया था, एक चार्टर दिया था ब्रिटिशर्स को, यूरोपियन को, कि आप जाके ईस्ट इंडियन कंपनी, आप जाके इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, उस पर साइन करके दिया था, जैसे चार्टर, दैट्स कॉल्ड चार्टर। चार्टर इज एक एग्रीमेंट होता है और जिसे एक घोषणा पत्र होता है जिसमें बोला जाता है हाँ यू कैन डू ऑल योर वर्क, परमिशन ग्रांटेड। दैट इज on the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution means you can say see in your picture में अगर आप देख रहे हैं on the earth पे क्या, foreground पे क्या क्या फैला हुआ, foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution means कि absolutist institutions के क्या वहाँ पे पड़े हुए हैं ज़मीन पर, वहाँ पे ऑन दी अर्थ पे फोरग्राउंड पे ये इमेज बनी है, लाइट शैटर्ड रिमेन, सिंबल्स है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के कुछ सिंबल वहाँ पर पड़े हैं। एंड ये जो लेडी एनलाइटमेंट फैला रही है उन्हीं के सामने अगर आप देख रहे हैं फोटोज में तो वो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के कुछ सिंबल है। एंड इन उटोपिया मतलब होता है कि सोचना या कहते कल्पना करना किसी चीज़ की। यूटोपिया मीन्स कि कल्पना करना, विजन, फ्यूचर में क्या होने वाला है में। And in Saryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations and identified through their flag and national costume. Means कि ये जो यूटोपिया में है, दुनिया के मतलब जो वर्ल्ड में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, जो वर्ल्ड में ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं डिस्टिंक्ट नेशंस के जो पीपल हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड लीडिंग द प्रोसेशन we passed the Statue of Liberty. Leading the procession, we passed the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. Means leading the procession
you can say independent leading the procession way past the Statue of Liberty are the United Nations and Switzerland, which by this time were already nation states. संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड जो दैट इज दे आर लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए उन्होंने लीडिंग किया एक प्रोसेशन, उन्होंने वो एक जुलूस निकाल रहे वो एक जुलूस निकाल रहे कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड जो विच बाय दिस टाइम वो अब तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं, जो अब तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। मीन्स कि अगर आप लिबर्टी की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे जाते हैं तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट एंड जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक जुलूस निकाल रहे हैं, दे आर प्रोसेशन, वो एक जुलूस निकाल रहे हैं और विच बाय दिस टाइम और दिस जो अब तक यू कैन से नेशन स्टेट बन चुके हैं, जो अब तक नेशन स्टेट बन चुके हैं जो ये जुलूस निकाल रहे हैं एंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। सब इस पिक्चर में यू कैन से इस पिक्चर में जो फर्स्ट सीरीज है, 4 सीरीज थी, 4 प्रिंट्स सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स थे, उसमें से हम अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या शो हो रहा है। ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये उस लेडी की फ़ोटो के सामने, मूर्ति के सामने से आगे जा रहे हैं एंड तब तक ये क्या बन चुके थे? नेशन स्टेट, और दैट इज फ्रांस। सम न्यू वर्ड्स आर देयर, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट या एब्सोल्यूटिस्ट है, एब्सोल्यूटिस्ट literally a government or system of rule that has no restraint on the power exercised, and in history the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। मतलब ऐसी गवर्नमेंट यू कैन से ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट, मीन्स कि आप ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम, ऐसा रूल जिस पे कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकता, मतलब उनकी पावर को कोई रोक नहीं सकता या उनके वर्क को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को। इन हिस्ट्री उसको हिस्ट्री के टर्म में यू कैन से एब्सोल्यूटिस्ट को हिस्ट्री के टर्म में हम मोनार्कियल फॉर्म में पढ़ा है हमने, मोनार्कियल गवर्नमेंट के फॉर्म में। दैट वॉज जो मोनार्कियल गवर्नमेंट का फॉर्म था, दैट वॉज सेंट्रलाइज्ड थे एंड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था? सेंट्रलाइज थे, मिलिटराइज थे, मीन्स कि मिलिटराइज मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स थे एंड रिप्रेसिव थे। रिप्रेसिव मतलब क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने नहीं देना, स्टॉप कर देना। एंड उटोपियन क्या होता है? उटोपियन एक विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइडल हो, जिसमें और एक आइडल, हम एक ऐसी सोसाइटी को सोचते हैं जो आइडल हो बट अनलाइकली टू एक्चुअली, मतलब ऐसी सोसाइटी कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम सिर्फ अपने ड्रीम वर्ल्ड में उसको सोच सकते हैं। एंड France identifiable by the revolutionary
tricolor, revolutionary tricolor has just reached the statue, has just reached the statue. जो फ्रांस है, फ्रांस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था? रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हैज जस्ट रीच टू, और अभी वो जस्ट रीच हुए हैं फ्रांस वाले, कहाँ पे? उस स्टैचू के पास, उस स्टैचू जो एनलाइटमेंट का स्टैचू है, उस स्टैचू के पास फ्रांस वाले इकट्ठा हुए हैं। एंड शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और उनको फॉलो कौन कर रहा है? उनको फॉलो कौन कर रहा है? उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है? जर्मनी। बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जर्मनी उनके पीछे पीछे चल रही है, और उन्होंने अपने हाथ में क्या रखा हुआ है? ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग। इंटरेस्टिंग की बात है, इंटरेस्टिंगली at the time when Sario created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. Interestingly, at the time when Sario created this image, मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि जब सारियो ने इन पिक्चर्स को क्रिएट किया था, इस पिक्चर को जब क्रिएट किया था, तो जब जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, और जो जर्मन पीपल थे वो यूनाइटेड नेशन के पार्ट नहीं थे, यूनाइटेड नेशन के पार्ट नहीं, दैट टाइम वो नहीं बने थे यूनाइटेड नेशन के पार्ट। द फ्लैग दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848, मीन्स कि जो फ्लैग उन्होंने अपने हाथों में कैरी किया है वो 1848 की जो लिबरल होप्स है उनके 1848 को बता रहा है कि उनके होप क्या है, उनके एक्सप्रेशन क्या है, जो उनके लिबरल होप्स बचे 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग principalities into a nation state under a democratic constitution, and 1848 में ये जर्मन पीपल उस समय एग्जिस्ट नहीं थे, लेकिन 1848 में जब उन्होंने अपना वो फ्लैग कैरी किया था, तो एक एक्सप्रेशन था, लिबरल होप उनके अंदर में थे, जिसमें कई लोग शामिल थे। प्रिंसिपलिटीज मतलब जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि इसमें कई नंबर ऑफ जर्मन लैंग्वेज, यू कैन से जर्मन स्पीकिंग नेशन स्टेट इसमें शामिल थे। एक मीन्स कि वो एक लिबरल होप में थे कि यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग सब इकट्ठा हो जाए इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेशन स्टेट यहाँ पर बनाया जाए। उनको एक नेशन स्टेट का होप था कि एक नेशन स्टेट बनेगा, और एक अंडर किस में नेशन स्टेट बनेगा? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में बनेगा? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नेशन स्टेट बनेगा। एंड वो जर्मन पीपल भी यही चाहते थे, इसलिए जर्मन पीपल जो प्रिंसिपलिटीज थी इनटू वो भी नेशन स्टेट के अंडर में थे कि ये बनेगा या क्रिएट किया जाएगा, गठित उनकी चाह थी, वो बनाना चाहते थे इस चीज़ को। किसको? नेशन स्टेट इनटू अ नेशन, जर्मन स्पीकिंग इनटू अ नेशन।
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू Sicilio, the kingdom of the two Sicilio, and Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. And means कि सब लोग हम अगर फ्रांस आइडेंटिफेबल बाय द, फ्रांस को कैसे पहचाना जा रहा था? बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा उसे पहचाना जा रहा था। हैज जस्ट रीच द, वो अभी उसने रीच किया है स्टैचू के पास। और शी इज़ फॉलोड, उसके पीछे जर्मनी के लोग थे जिन्होंने बियरिंग द ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग पकड़ा हुआ था। और इंटरेस्टिंग की बात है, एट दी टाइम, उसी टाइम व्हेन सेरायुन जिसने क्रिएट किया था इमेज, दैट टाइम द जर्मन पीपल डिड नॉट, जर्मन पीपल यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं थी। दैट टाइम जब उसने क्रिएट किया था पिक्चर, तो दैट टाइम वो उसका पार्ट नहीं थी। एंड स्टेट अंडर उसका पार्ट नहीं थी। द फ्लैग दे कैरी, जो उन्होंने फ्लैग कैरी किया है, वो उनका एक्सप्रेशन वो शो कर रहे हैं, एक लिबरल होप शो कर रहे हैं। 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरल, मीन्स कि वो लिबरल होप ये शो कर रहे हैं कि जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ है, मीन्स जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, इनटू अ नेशन, जो लोग हैं नेशन में, स्टेट अंडर, वो एक नेशन स्टेट चाहते हैं। मतलब जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो एक नेशन स्टेट चाहते हैं अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वो एक नेशन स्टेट चाहते हैं, वो एक नेशन स्टेट को बनाना चाहते हैं, उनकी यही सोच है। एंड जो जर्मन पीपल्स के बाद और कौन कौन आया था? जर्मन पीपल्स के बाद और कौन कौन है? ऑस्ट्रिया है जर्मन पीपल के बाद, एंड द किंगडम ऑफ दी, और जो किंगडम ऑफ दी सिसिलियस, एंड लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। जर्मन लोगों के जो बाद हैं उसमें हमारा ऑस्ट्रिया के लोग हैं, 2 सिसिलिया के, द किंगडम ऑफ द सिसिलिया, एंड लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रूस के लोग हैं, एंड एंड that is from the heavens above, जो हेवन से है, क्राइस्ट क्या देख रहे हैं? सेंट, क्राइस्ट देख रहे हैं, सेंट देख रहे हैं, सेंट मतलब सन, एंड एंजल्स जो फरिश्ते होते हैं, गेट अपॉन दी सीन। इसमें मतलब कि इस सीन पे उन्होंने भी इस सीन पे अपनी नज़रें बैठाई हुई हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो वो गेज वो ऊपर से देख रहे हैं। एंड दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज fraternity among the nations of the world. They have been used by the artist, means कि ये आर्टिस्ट ने इसका मतलब यूज़ किया है, आर्टिस्ट ने इसका यूज़ किया है फर्टिलिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड को, नेशन ऑफ द वर्ल्ड में सिम्बॉलिज फ्रेटर्निटी मतलब सिम्बॉलिज करने के लिए एक प्रतीक सिम्बॉलिज कर रहा है। वो किस चीज़ को सिम्बॉलिज कर रहा है? आर्टिस्ट ने किस चीज़ को सिम्बॉलिज किया है? फ्रेटर्निटी, भाईचारे को, भाईचारे को इसने सिम्बॉलिज किया अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे नेशन ऑफ द वर्ल्ड में भाईचारे को इसने सिम्बॉलिज किया है। एंड मीन्स
This chapter will deal with many of the issues visualized by Sario in picture 1. मीन्स इस चैप्टर में आप बहुत सारे इश्यूज को पढ़ेंगे जो एक विजुअलाइज्ड है, जिसकी जो विजुअलाइज किसने किया था? सारियो ने विजुअलाइज किया था। सारियो की फर्स्ट पिक्चर में विजुअलाइज है। एंड ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force. Nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. मीन्स 19th century के दौरान जो हमारा नेशनलिज्म था, एक ऐसी ताकत बनकर जो हमारा नेशनलिज्म था इमर्ज्ड एज अ फोर्स, मतलब इमर्ज हुआ फोर्स, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, इमर्ज हुआ, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, और जिसने मतलब ऐसा उभरा जिसने यूरोप के पॉलिटिकल एंड मेंटल उसने स्वीप कर दिया। मीन्स कि ड्यूरिंग 19th century में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ एज अ फोर्स। नेशनलिज्म इतना अच्छे से इमर्ज हुआ, उसके कारण क्या हुआ? उसने बहुत सारी स्वीपिंग चेंजेस वो लेकर आ गया, और स्वीपिंग चेंजेस वो लेकर आ गया इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आ गए। एंड that is, the end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. And the end result, इसका end result क्या हुआ? इसका end result क्या हुआ? इन एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज दी, इसके एंड रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस आए। द इमर्जेंस, उस समय क्या इमर्जेंस? द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ, उदय हुआ। यू कैन से कि नेशन स्टेट उभर कर आई, नेशन स्टेट आई इन द प्लेस ऑफ, किसकी प्लेस नेशन स्टेट ने ले ली? दैट इज मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। मीन्स कि इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि यूरोप के मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप की प्लेस पे किसका इमर्जेंस हुआ था? नेशन स्टेट का। किसका इमर्जेंस हुआ था? नेशन स्टेट का। एंड द concept and practices of a modern state, the concept and the practices of the modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. मीन्स कि यू कैन से कि यूरोप में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एक ऐसे यूरोप में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एक ऐसे मॉडर्न स्टेट, मीन्स कि एक मॉडर्न स्टेट के कुछ प्रैक्टिसेस की जा रही थी। मॉडर्न स्टेट की द कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस किए जा रहे थे मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज, मीन्स की जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, जो एक सेंट्रलाइज्ड पावर भी थी, ठीक है, एक्सरसाइज हो रही थी, कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड territory had been developing over a long period of time in Europe. मीन्स कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट एंड
प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस डेवलप हो रहे थे, जिसमें बिल्कुल क्लियरली प्रिस्क्राइब या डिफाइन किया गया था एरिया, क्लियरली प्रिस्क्राइब और डिफाइन किया गया था सेंट्रलाइज पावर को, सेंट्रलाइज पावर की सेंट्रलाइज पावर को उस पे मॉडर्न स्टेट पे किसका मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर, मॉडर्न स्टेट पे किसका पावर था, सेंट्रलाइज्ड पावर का मॉडर्न स्टेट पे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस मॉडर्न स्टेट की हो रही थी और इसमें उनके ऊपर मॉडर्न स्टेट पे किसका पावर चल रहा था, सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज कर रही थी सोवरेनिज्म, कंट्रोल ओवर अ क्लियर, उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और टेरिटरी को डिफाइन कर दिया था। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूरोप में डेवलप हो रहा था। टेरिटरी मतलब उस पर कब्जा करते चले जाना, मतलब तो इसमें किसका था, सेंट्रलाइज पावर थी। एंड but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. But a multi-nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers, means कि लेकिन अगर हम नेशन स्टेट की बात करें, नेशन स्टेट में ना केवल उसके रूलर्स थे, इसमें रूलर्स थे और उनके साथ मतलब बट नेशन स्टेट में क्या था, मेजॉरिटी थी सिटीजन्स की, रूलर्स की, एंड केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी की और वन शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, वो अपनी हिस्ट्री को शेयर करते थे और विरासत की भावना भी थी उनमें, डिसेंट मतलब अपनी विरासत की भावना भी थी और हिस्ट्री को भी एक साथ शेयर करते थे, मेजॉरिटी में रहते थे जाते। एंड दिस commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the actions of leaders and the common people. But अगर हम इसकी बात करें तो that is this commonness, ये जो commonness है ये exist नहीं होती थी इमीमोरियल टाइम में, ये एग्जिस्ट नहीं होती थी इमोरियल टाइम में, यह मतलब एंड इट वॉज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल, मतलब ये कैसे कॉमननेस कैसे आई थी, ये दैट टाइम तो प्रेजेंट नहीं थी और ये कॉमननेस आने का मतलब हमें भी जब फ्रीडम मिली थी तो हमने भी क्या किया था, स्ट्रगल किया था, एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, इन सब ने हमें फ्रीडम दिलवाया था। तो दैट इज ये जो कॉमननेस इनमें था, जो मेजॉरिटी था नेशन स्टेट में, तो ये भी इन्हें कैसे मिला था, स्ट्रगल से, इनके एक्शंस ऑफ लीडर से एंड द कॉमन पीपल की यूनिटी से। एंड दिस चैप्टर विल लुक एट द diverse processes through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe, और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे and look at the diverse process को पढ़ेंगे through which, in diverse process से आपको पता चलेगा कि nation state and the nationalism came into being, जो नेशन स्टेट थे और जो नेशनलिज्म था वो 19th सेंचुरी में आए थे, यूरोप में कब आए थे, 19th सेंचुरी में। एंड मेन अंसर्ट रिनान ने क्या कहा, एक सोर्स है कि व्हाट इज अ नेशन, नेशन क्या है, अंसर्ट रिनान ने क्या कहा कि नेशन क्या है। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी
of Saban, University of Saban, and Sorbonne in 1882. The French philosopher Renan outlined his understanding what makes a nation. जब in a lecture delivered by the University में Sorbonne in 1882 में जो फ्रेंच फिलोसफर थे अर्नेस्ट रेनॉन, उन्होंने आउटलाइनिंग क्या दी, हिज अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अ नेशन. उन्होंने अपनी आउटलाइन एक दी कि मतलब उन्होंने क्या व्हाट मेक्स अ नेशन, नेशन को क्या बनाता है, इसके लिए उन्होंने एक आउटलाइन दी थी. 1823 टू 1823 से 1892 तक थे फिलोसफर, एंड उन्होंने एक आउटलाइन दी व्हाट मेक्स अ नेशन. नेशन को कौन बनाता है, या आपकी समझ को मतलब नेशन की अपनी समझ, नेशन का मतलब क्या है, कौन बनाता है, कौन पार्टिसिपेट करता है. द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस एसे एंटाइटल. इस लेक्चर को एक एसे के रूप में एक एसे में छापा, जिसका एक एसे के मतलब फेमस एसे में इसको पब्लिश किया था. और इसकी टाइटल क्या थी, राष्ट्र क्या है. इसकी टाइटल क्या थी, नेशन क्या है, व्हाट इज अ नेशन. एंड इन दिस एसे Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or territory. मीन्स कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने थॉट्स को उन्होंने ऐसे में क्रिटिसाइज किया सबको, अपने थॉट्स उसमें डाले और क्रिटिसाइज किया बाय अदर्स दैट अ नेशन इज फॉर्म बाय अ, मतलब सबको क्रिटिसाइज किया और कहा कि लोगों द्वारा, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, उन्होंने ये बताया कि लोग ये सोचते हैं दैट नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नेशन का फॉर्म्ड होता है कि जब सबकी कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन कलर होगा, कॉमन रिलीजन होगा और कॉमन टेरिटरी होगी, तभी एक नेशन फॉर्म्ड होता है. बट अ नेशन इज द culmination of a long past of, एक नेशन क्या है, endurance, means endurance, sacrifice and devotion. एक नेशन बहुत मुश्किल से ही फ्रीडम मीन्स कि कह सकते हो एक नेशन बहुत स्ट्रगलिंग के बाद सेक्रीफाइसिंग के बाद और एंड्योरेंस मतलब निष्ठा का एक पॉइंट होता है, कुलमिनेशन होता है, एक पॉइंट होता है कि इसमें ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है. यू कैन से एंड्योरेंस, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन होना बहुत ही ज़रूरी है एक नेशन में लोगों का. अ हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. Which one bases a national idea? Means कि जो हिस्टोरिक पास्ट है, एक हिस्टोरिक पास्ट मतलब जिनका हिस्टोरिक पास्ट ऑफ ग्रेट मैन महान पुरुषों के नाम, और हिस्टोरिक पास्ट मतलब शौर्य वीरता से युक्त, मतलब जो शौर्य थे, जो वीर लोग थे उनका पास्ट, और महान यू कैन से ग्रेट मैन एंड ग्रेट मैन के नेम एंड ग्लोरी,
ग्लोरी ये एक सोशल कैपिटल है अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये एक सोशल कैपिटल्स है जिस पर हमारा नेशन डिपेंड करता है, इनके आइडियाज़ पर हमारा नेशन डिपेंड करता है। वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are essential conditions of being a people. These are the essential conditions of being a people. Means कि to have will be the present, will be in the, to have common glories in the past means कि पास्ट में सबकी ग्लोरी एक कॉमन ग्लोरी थी एंड प्रेजेंट में टू हैव अ कॉमन, प्रेजेंट में भी एक सबकी कॉमन सी ग्लोरी है या समान सी सबकी इच्छाएं हैं। एंड टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर ग्रेट डीड्स को करना है, हमें एक साथ मिलकर ग्रेट डीड्स को करना है। To have and to wish to perform still more and great को करना है means कि हमें wish करना है, to wish to perform still more हमें wish करना है या you can say एक promise करना है कि हम अभी और करेंगे, perform करेंगे और। and these are the essential conditions of being a people। और ये सारे essential conditions हैं, ये सारे एसेंशियल कंडीशंस हैं टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल। ये सबके एसेंशियल कंडीशंस हैं जो पीपल हैं, बीइंग अ पीपल। एंड still more great deal essential। हाँ, nation is therefore a large scale solidarity। A nation means कि जो नेशन है एक a nation is therefore large scale solidarity means कि एक नेशन एक बड़ा, एक लार्ज है और उसमें बहुत यूनिटी है, ठीक है। लार्ज स्केल पर है और उसमें बहुत यूनिटी है। और इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट मीन्स होता है अ डायरेक्ट वोट बाय विच all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। मतलब डायरेक्ट वोट हम किए करते हैं। जैसे पहले राजा का था, अगर आपने 6th क्लास में कभी पढ़ा होगा तो जब राजा थे उसमें क्या होता, वोटिंग कैसा होता था, जो राजा के टाइम पे वोटिंग कास्ट कैसे किया जाता था कि वहाँ पे किसी को अपना राजा चुनना हो तो आप उसके साथ अगर हाथ उठा देते थे तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन मिल जाता था तो वो राजा बन जाता था। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड मतलब एक डायरेक्ट वोट दिया जाता है जिसके एक मतलब उनसे पूछा जाता है, आइदर वो एक साथ मना कर देंगे या कुछ लोग उसे मान लेंगे या मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स मान लेंगे तो माइनॉरिटी मना कर देंगे। दैट्स कॉल्ड अ प्लेबिसाइट। एंड अ प्रोविनेंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स एंड प्रोविनेंस, जो प्रोविनेंस है वो इसके इनहैबिटेंट्स है मतलब निवासी है। इफ़ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ अ इनहैबिटेंट। अगर सलाह लेने के लिए भी किसी का अधिकार है तो वन मीन्स कि अगर सलाह मीन्स कि अगर कोई सजेशन लिए जाने का किसी का अधिकार है मतलब इफ़ एनीवन हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, अगर किसी के पास राइट है तो वो भी यहाँ का निवासी है। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन annexing or holding on to a country against its will, against its will।
the existence of nation is a good thing. Nation is a good thing. A necessity evil. A necessity evil. Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. If you can say a provenance is to जो यहाँ के निवासी हैं, मतलब प्रातः प्रोविनेंट जो होते हैं, और इस जो इनहैबिटेंट्स हैं, इफ एनीवन किसी के पास अगर राइट है कंसल्ट करने के लिए, इट इज़ द इनहैबिटेंट। अ नेशन नेवर हैड एनी रियल इंटरेस्ट, और नेशन को कभी भी किसी देश का मीन्स कि किसी भी देश का किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना या उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना या उनके इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करना, अगेंस्ट हिज विल। मतलब अ नेशन नेवर हैज़ एन, कोई उनको रियल इंटरेस्ट इन सब में किसी पे कब्जा कर लेना या उनको जाने देना, उनके मीन्स की ये कोई भी होल्डिंग ऑन कंट्री अगेंस्ट हिज विल, मतलब कंट्री ऐसा कोई भी काम नहीं करती है अपने विल के आगे। एंड राष्ट्रों के मीन्स कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन द गुड, मतलब नेशन का एग्जिस्टेंस भी होना बहुत ज़रूरी है और नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है कि उनका होना, मतलब अगर नेशन है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, और उनका होना सच। और अगर दिस एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी, ये एग्जिस्टेंस गारंटी देता है कि हम आज़ाद हैं, which would be lost if the world had if the world had only one law and one master। अगर उनका होना इंडिपेंडेंट, उनके होने से हमें पता चल जाता है कि हमें गारंटी है लिबर्टी की, एंड विच अगर गारंटी है लिबर्टी की, अगर दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में एक ही कानून और उनका एक ही केवल मालिक होता तो हमें कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहती, इंडिपेंडेंस नहीं रहती। तो इसीलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ अ गुड, एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन गुड है, होना चाहिए, और नेसेसिटी भी है इसकी। क्यों? देयर एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर नेशन का एग्जिस्टेंस होता है तो हमें ये भी लगता है कि हमें आज़ादी मिल रही है और गारंटी देते हैं लिबर्टी की। और अगर विच वुड बी लॉज द वर्ल्ड हैड मैनी वन ऑफ लॉ एंड ओनली वन मास्टर, और उनका होना हमें ये बताता है कि हम आज़ाद हैं। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो कभी भी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। दुनिया में अगर एक कानून होता या कोई एक ही वहाँ पे मोनार्की सिस्टम या तानाशाही डिक्टेटोरियल होता कि वही सारे डिसीजन लेता, तो दैट इज तब हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। And the first topic is, this is the introduction part, that is, and the first topic is the French Revolution and the idea of the nation. The French Revolution and the idea of the nation. यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, that was the introduction part only, and the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. In 1789,